क्राइम की दुनिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई, उस केस को सॉल्व होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। कभी कभी 5 साल, 10 साल, कभी कभी से भी आगे कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी जीकर मर जाता है। फिर उस केस को सॉल्व किया जाता है तो ये पता चलता है कि इस केस का मुजरिम वो जिसकी मौत हो चुकी। आज की ये कहानी भी कुछ इसी तरह है, लेकिन इस कहानी में कातिल जिंदा होता है, पकड़ा भी जाता है, और कातिल भी वो होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। जब कातिल का चेहरा घर वालों और लोगों के सामने आता है तो उनको इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि कातिल ये व्यक्ति हो सकता है। किस तरह इस केस को पुलिस ने सॉल्व किया, कैसे पता चला कि इस व्यक्ति की हत्या की गई और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उन्हीं लोगों के बीच रहने वाला एक व्यक्ति जिसपे किसी को शक भी नहीं होता, वही निकलता है। मामला छत्तीसगढ़ के धमतरी इलाके का है। धमतरी पुलिस स्टेशन की हद में एक गांव है, जिस गांव में एक परिवार, जिस परिवार में पिता मजदूरी करने वाला, माँ एक हाउसवाइफ और उसी परिवार में एक बेटा 23 साल का जिसका नाम नंदू सोनी होता है। नंदू सोनी के अलावा इस परिवार में 2 बेटियां भी होती हैं। पूरा परिवार गरीब परिवार था लेकिन खुशहाल था। इस बीच बेटे को बुरी लत लग जाती है, वो शराब का आदी हो जाता है। अक्सर वो शराब पीकर घर आता, शराब पीकर गांव के लोगों से लड़ाइयाँ करता। इस तरीके की कई मामले गांव वालों के सामने आ जाते। होता यह है कि साल 2019 के नवरात्रि के वक्त नंदू सोनी अचानक लापता हो जाता है। परिवार के लोग शुरुआत में एक दिन कुछ एहसास नहीं करते, इस सोच के साथ कि शायद वो शराब के नशे में कहीं पड़ा हो, जब होश आएगा तो वो घर वापस लौट जाएगा। इसी आस के साथ परिवार के लोग बाहर भी नहीं निकलते, इंतजार करते हैं, लेकिन इंतजार धीरे धीरे लंबा होता चला जाता है। नंदू सोनी घर नहीं लौटता। माँ और पिता काफ़ी परेशान होते। वो बाहर निकलते, लोगों से पूछताछ करते, शराब के अड्डों पर जाकर तलाशी लेते हैं, लेकिन कहीं भी नंदू सोनी की कोई भी खोज खबर नहीं मिलती। परिवार के लोग दूर दराज अलग अलग शहरों में ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन आखिर में वो घर आकर बैठ जाते हैं इस आस में कि उसको जब भी होश आएगा तो वो घर वापस आ जाएगा। इसी सोच के साथ वो कोई भी पुलिस कंप्लेन नहीं करते। इसके आगे बात कुछ और भी होती है जिस वजह से परिवार के लोग कंप्लेन नहीं करते, कोई भी FIR नहीं होती। गुमशुदगी का मामला जब दर्ज नहीं होता तो मामला पुलिस तक नहीं पहुंचता। पुलिस इस केस से काफ़ी दूर थी। नंदू के बारे में कोई भी जानकारी ना तो पुलिस को थी और ना ही किसी भी नंदू के जानने वालों के पास ये जानकारी थी कि आखिर नंदू गया कहाँ। वक्त गुजरता है, धीरे धीरे आस परिवार की टूट जाती है। उनको अब ये यकीन नहीं होता कि उनका बेटा घर वापस लौटेगा। इसी आस के साथ वो घर पे इंतज़ार को ख़त्म कर देते हैं। वक्त गुजरता है, धीरे धीरे करके 6 साल बीत जाते हैं। 6 साल बीतने के बाद 17 मई 2025 को गांव के ही एक गोदाम में खुदाई होती है। खुदाई एक सेप्टी टैंक की जो कि सूख चुका था। जब उसकी साफ सफाई करवाई जाती है तो गोदाम के मालिक की नज़र उस सेप्टी टैंक में एक कंकाल की खोपड़ी जो कि वहाँ पर पड़ी हुई थी उस पर पड़ती है। वो फौरन देखकर यह समझ जाता है कि ये इंसानी खोपड़ी। वो फौरन इसकी सूचना धमतरी पुलिस स्टेशन में देता है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, उस सेप्टी टैंक की तलाशी लेती है, उसे खंगाला जाता है तो उसमें कंकाल, जिसमें खोपड़ी, उसके अलावा कुछ शरीर की हड्डियां, इसके अलावा सिरिंज, पेन और ब्लू कलर की एक रस्सी यानी नीली रस्सी, इसके अलावा एक पत्थर जिस पे उस रस्सी को बांधा गया हो। पता ये चल रहा था कि इस शरीर को इसी पत्थर के साथ बांधकर इस सेप्टी टैंक में डाला गया था। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनमें एक अंडरवियर जिसकी इलास्टिक का हिस्सा और उसके अलावा शर्ट की बटन जिस पे डिलक्स लिखा हुआ होता है। ये सारी चीज़ें पुलिस को मिलती हैं। पुलिस सबूत के तौर पर इन्हें इकट्ठा करती, फॉरेंसिक की टीम इसकी जांच करती, उस कंकाल का पोस्टमार्टम किया जाता है जो कंकाल उस सेप्टी टैंक से पुलिस को मिलता है। पुलिस की टीम
अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करती है हत्या के मामले में। इसके अलावा यह जानकारी जुटाने की कोशिश करती है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, क्या यह व्यक्ति इसी गांव का रहने वाला है या फिर कहीं और का रहने वाला है, इसकी हत्या करके यहां पर लाकर डंप किया गया है। इस बारे में गांव के लोगों से पूछताछ की जाती है। पुलिस के द्वारा पूछताछ में कुछ गांव के व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर सामने आते हैं। वो पुलिस को बयान देते हैं कि गांव का ही एक व्यक्ति है जो 23 साल का एक लड़का है जिसका नाम नंदू सोनी था। वो लगभग 6 साल से लापता है। परिवार के लोग इसकी तलाश भी करते हैं लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। उन्हें यह शक है कि यह लाश नंदू की हो सकती है। पुलिस को जैसे ये बयान मिलता है, पुलिस की टीम अब नंदू के घर जाती है। नंदू के पिता उसकी माता से बातचीत करती है। बातचीत में पता चलता है कि 6 साल पहले नवरात्रि के समय नंदू अचानक लापता हो जाता है। उसके बाद से उसकी कोई खोज खबर नहीं होती। परिवार के लोग से पूछा गया कि आखिर वो FIR क्यों नहीं दर्ज कराए, तो इस मामले में अलग अलग बयान है, जिसमें माँ का ये कहना था कि वो इस इंतज़ार में थे कि शायद शराब के नशे में वो कहीं पर पड़ा हो, वो एक दिन घर वापस आ जाएगा। लेकिन पुलिस की टीम को यह बयान थोड़ा खटकता है। पुलिस की टीम परिवार के बयान को नोट तो करती है, इसके अलावा भी आसपास के तमाम लोगों से और जानकारी इकट्ठा करती है जो परिवार के कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में बता सके जिससे कुछ जाहिर हो सके कि क्या परिवार का इस केस में कुछ लेना देना है या नहीं। गांव के लोगों से जब पूछताछ की गई तो उसमें कुछ बातें सामने आई, जिसमें एक बात ये थी कि इस परिवार में जो नंदू है, वो जो पिता है जिसका नाम राममिलन है, उसका सौतेला बेटा है। जब पुलिस के पास ये जानकारी आई तो पुलिस का शक पिता के ऊपर जाने लगा। पिता का बयान दोबारा नोट कराया जाता है। जब दोबारा पिता का बयान नोट कराया जाता है तो उसमें बयान में कुछ तजाद नजर आते हैं, यानी पहले बयान में और दूसरे बयान में फर्क नजर आता है। इसी के चलते पुलिस को जो शक था वो राममिलन के ऊपर और गहराता चला गया। अब पुलिस की टीम राममिलन से सख्ती से पेश आती है, सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ में राममिलन टूट जाता है। राममिलन इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, उसी ने अपने सौतेले बेटे नंदू सोनी की हत्या की। लेकिन ये मामला किस तरीके से हुआ, कैसे राममिलन ने अपने ही बेटे की हत्या की और कैसे वो उस सेप्टी टैंक में उसकी लाश को डंप करता है और इसके पीछे का कारण क्या था। बयान में राममिलन सारी कहानी सुनाता है। कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि नंदू सोनी शराब का आदी हो जाता है और वो अक्सर शराब के नशे में घर पे आकर झगड़ा किया करता था। इसी तरह उस रात को भी, नवरात्रि की रात, परिवार के लोग यानी माँ और 2 बच्चियां पड़ोस के एक घर में जाती, वहां जाकर अपने त्यौहार को एंजॉय करती, वहां वो रात भर रुकती। इसी दौरान रात के तकरीबन 10:30-11 बजे नंदू सोनी घर पर आता है। घर में उस वक्त सिवाय राममिलन के और कोई नहीं था। राममिलन घर में बैठा रहता है। इसी बीच नंदू सोनी आता है। वो खाना मांगता है। खाना परिवार के लोग बनाकर नहीं जाते, जिससे वो नाराज हो जाता है। नाराजगी में वो गाली गलौज करने लगता है, वो लड़ने लगता है, अपनी माँ को शराबने लगता है। इसी के चलते पिता ने उसे धक्का दिया। धक्का देते ही नंदू सोनी एक पत्थर पर जाकर गिर जाता है। पत्थर पर उसका सर लगता है। सर में चोट के कारण वो फौरन वहां पर बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में राममिलन के बकौल जब वो सो जाता है, सुबह तकरीबन 4 बजे उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि जो नंदू सोनी है उसकी मौत हो चुकी है। अब इसके डर से कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, वो नंदू सोनी की बॉडी को एक रस्सी से बांधता है। रस्सी से बांधने के बाद फिर वो उस सेफ्टी टैंक के पास जाता है जो खाली गोडाउन था। वहां लेकर जाकर वो एक पत्थर में, एक पिलर में बांधकर उस सेफ्टी टैंक में उसे फेंक देता है। उसके बाद फिर वो वापस आता है। माँ पूछती है तो राममिलन ये बताता है कि वो घर ही नहीं आया, जिसके बाद कई दिनों तक ना आने की वजह से वो लोग तलाश करते हैं। राममिलन भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर नंदू सोनी की तलाश में जुटा रहता है, लेकिन असल में उसी ने उसी वक्त उसकी हत्या कर दी थी जब वो उस रात गाली गलौज कर रहा था। रात के तकरीबन 10:30-11 बजे वो घर आया था। उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। मामला पुलिस के सामने 6 साल के बाद आता है, जब गोडाउन के मालिक ने सेफ्टी टैंक को खाली कराने की नीयत से उसे खोला तो जाकर उसकी नज़र वहाँ पर एक खोपड़ी पर पड़ती है, जिससे इस केस का खुलासा होता है।
खुलासा 6 साल के बाद होता है। पुलिस राममिलन को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजती। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।